आप सभी का एक बार फिर से केमिस्ट्री पाठशाला में स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम नेम रिएक्शंस के बारे में जानेंगे, जो कि बोर्ड पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। ऐसे टॉपिक्स को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि इनसे हर साल बोर्ड में क्वेश्चन फिक्स आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है हमारा रोजेनमुंड अपक्रिया। अब ये रोजेनमुंड अपक्रिया क्या होती है, इसके लिए आप कोई भी ऐसा यौगिक लीजिएगा जिसके पास कार्बोनिल क्लोराइड यानी एसिड क्लोराइड समूह होगा और आप उसका अपचयन करिएगा, यानी उसको हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दीजिएगा, वो भी पैलेडियम बेस्ड बेरियम सल्फेट यानी पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में। जब आप ये क्रिया करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो दो हाइड्रोजन हैं उसमें से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से रिएक्शन करके HCl बना लेगा, और जब HCl बन जाएगा तो अब देखिए यहाँ पर कार्बन के पास जो क्लोरीन जुड़ा था वो बंद खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन बचेगा वो यहाँ जुड़ करके कार्बन के बंध को पूरा करेगा, यानी हमारा जो एसिड क्लोराइड समूह है वो बदल जाएगा एल्डिहाइड समूह में, और इसी अपक्रिया को रोजेनमुंड अपक्रिया कहते हैं। और ये अपक्रिया एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के कार्बोनिल क्लोराइड में अप्लाई किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है कि जब किसी भी एसिड क्लोराइड या एसिड क्लोराइड भी इसको कहते हैं को एल्डिहाइड समूह में बदला जाता है तो इसी अपक्रिया को रोजेनमुंड अपक्रिया कहते हैं। इसके लिए एसिड क्लोराइड को हम पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अपचयित करते हैं, यानी हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक सामान्य समीकरण दिया गया R करके, फिर इस R की जगह पे आप CH3 रख करके भी बना सकते हैं, या अगर आप चाहें तो एरोमेटिक हैलाइड भी ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आपका COCl समूह था वह CHO समूह में बदल जाएगा। अब आते हैं अगले नेमिंग रिएक्शन पे, वो हमारा दिया है स्टीफन अपक्रिया। अब ये स्टीफन अपक्रिया क्या होती है उसको जानने से पहले आप यूँ जान लीजिए कि अगर स्टेनस क्लोराइड को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो इन दोनों की क्रिया से यहाँ पर बनता है SnCl4, यानी यहाँ लिखेंगे SnCl4 बनेगा, और साथ ही साथ अगर आप ध्यान दीजिए तो दो हाइड्रोजन बच जाएगा, वो यहाँ नवजात रूप में निकलेगा। इसका मतलब जब SnCl2 को हम HCl से क्रिया कराएंगे तो हमको वहाँ से नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होगा, जिसके द्वारा हम किसी भी पदार्थ का अपचयन कर सकते हैं। तो स्टीफन अपक्रिया में हम करते क्या हैं, ज़रा इसको समझिए। यहाँ पर हम करते क्या, हम लेते हैं एल्किल साइनाइड यानी R, C और N लेंगे, ठीक है। अब आपको मालूम है चूँकि कार्बन 4 बंध बनाता है, इसका मतलब कार्बन नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पर 3 बंध बनेंगे, और कार्बन का एक बंध पीछे से पूरा हो रहा है तो कुल 4 बंध इसके हो गए हैं। अब इसका अपचयन करने के लिए हम लेते हैं SnCl2 और साथ ही साथ HCl लेते हैं। यहाँ HCl को हम बगल में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि HCl को दो रोल प्ले करना है। एक तो वो SnCl2 से क्रिया करके हाइड्रोजन भी उत्पन्न करेगा, और बाद में जो बचा हुआ HCl है वो हमारा जा कर के जुड़ भी जाएगा अब क्रिया में। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ HCl लिया हुआ है। इस क्रिया में सबसे पहले यहाँ पर दो हाइड्रोजन आएंगे जो कि अभी मैंने बताया था मुक्त हुआ था। वो करते क्या हैं, इस RCN के बीच में देखिए जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें एक पाई बॉन्ड को ये ब्रेक कर देगा। अब अगर एक पाई बॉन्ड को ये ब्रेक कर दिया तो आप देखिए इस कार्बन के पास भी एक बंध की कमी हो गई और नाइट्रोजन के पास भी एक बंध की कमी हो गई। तो इन दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन चला जाएगा कार्बन से जुड़ने, और एक जो हाइड्रोजन बचेगा वो चला जाएगा नाइट्रोजन से जुड़ने, जिससे कार्बन और नाइट्रोजन दोनों की भरपाई होगी। साथ ही साथ जो HCl बच जाता है वो आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा और तब बनेगा डॉट HCl। इस यौगिक का नाम होता है एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड। ये बन गया। एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड जब बन जाता है उसके बाद आप उसकी क्रिया कराते हैं जल से, यानी इसका कर देते हैं जल अपघटन, यानी H2O से क्रिया कराएंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर NH4Cl यानी ये इतना चीज़ ये निकल जाएगा, और ये जो O है ये आकर के इस कार्बन से जुड़ जाएगा और आपको मिलेगा RCH डबल बॉन्ड O, यानी आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड, और साथ ही साथ यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl मुक्त हो जाएगा। तो देखिए स्टेटमेंट में भी उसी चीज़ को बताया गया है कि आप एल्किल साइनाइड को अगर स्टेनस क्लोराइड और शांत HCl द्वारा अपचयित करते हैं तो पहले आपको एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड मिलता है, जिसका जल अपघटन करने पर आपको एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी अपक्रिया को हम स्टीफन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर इसके समीकरण को अगर आप देख लीजिए तो इसके समीकरण में भी यही चीज़ बताया गया है। ये देखिए सबसे पहले आप RCl लेंगे, यहाँ पे हमने लिया हुआ है, और RCl लेने के बाद हमने स्टेनस क्लोराइड और HCl की क्रिया द्वारा देखिए जो दो हाइड्रोजन निकले थे उसमें से एक हाइड्रोजन कार्बन को दे दिया है और एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दे दिया है। साथ ही साथ दो HCl बच जाएगा, वो भी आकर के यहाँ जुड़ेगा, और बनने वाले यौगिक का नाम क्या हो गया, एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड हो गया है। बाद में जब आप इसका जल अपघटन करेंगे तो यहाँ से ये जो NH4Cl है ये निकल जाएगा,
और ये ऑक्सीजन आकर के इस CH से जुड़ जाएगा और एल्डिहाइड का निर्माण करेगा। अब अगर आप R की जगह पे CH3 रखेंगे तो ये मेथिल होगा, तो यहाँ पर भी R की जगह CH3 आ जाएगा और इस यौगिक का नाम अब मेथिल एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड होगा। और अगर आप इस R की जगह CH3 रखेंगे तो यहाँ बनने वाले एल्डिहाइड का नाम हमारा एस्टल्डिहाइड हो जाएगा। आते हैं अगले नेमिंग रिएक्शन पे। ये दिया है वुल्फ किश्नर रिएक्शन क्या है। तो देखिए वुल्फ किश्नर रिएक्शन के लिए सबसे पहले हम करते क्या हैं, एल्डिहाइड या कीटोन को एथिलीन ग्लाइकॉल में घोल देते हैं और उसके बाद उसमें घोलने के बाद इसको दो चीज़ों हाइड्रोजन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो हमको एल्केन मिलेगा। ठीक है, इसी अपक्रिया को वुल्फ किश्नर अपचयन कहते हैं। अब इस अपक्रिया में ये याद रखिएगा कि जो आपने ये एल्डिहाइड और कीटोन लिया है ना, ये केवल क्रिया करते हैं हाइड्रोजन से। बाकी ये जो आपके एथिलीन ग्लाइकॉल हैं या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हैं, ये केवल माध्यम के तौर पर और उत्प्रेरक के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन अगर आप लेते हैं, जैसे एस्टल्डिहाइड लिया या एसीटोन लिया, या तो एल्डिहाइड लिया या तो कीटोन लिया, अब वो क्रिया किससे करता है, वो क्रिया करता है हाइड्रोजन से। आपको मालूम है हाइड्रोजन का फार्मूला होता है N2H4, जिसको अगर हम चाहें तो NH2 करके भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये देखिए हाइड्रोजन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ इसी प्रकार से लिखा है। अब इस क्रिया में होता क्या है कि यहाँ पर जो है, यहाँ से ये H2O अलग हो जाएगा और H2O के अलग होने के बाद जो चीज़ें बच जाएंगी वो देखिए हम ला करके इस कार्बन पे देखिए जोड़ चुके हैं, यानी हाइड्रोजन मिलेगा। और जब आप हाइड्रोजन को KOH और एथिलीन ग्लाइकॉल जो आपने लिया हुआ था, यानी ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एथिलीन ग्लाइकॉल, इसके साथ गर्म करेंगे तो यहाँ पर जो आपको दो नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, ये दोनों नाइट्रोजन N2 गैस बन के निकल जाएंगे और ये जो दो हाइड्रोजन हैं वो देखिए इस कार्बन से जुड़ने चले हैं। ये देखिए पहला हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, और इस प्रकार हमको एल्केन प्राप्त हो जाएगा। इसी अपक्रिया को हम वुल्फ किश्नर अपचयन कहते हैं। यही रूल आप किसी भी कीटोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अगले रिएक्शन पे। यहाँ दिया है एल्डोल संघनन क्या है। तो देखिए एल्डोल संघनन में होता क्या है कि हम ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन का चयन करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अगर आपको ये नहीं पता है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता तो चलिए बता देते हैं। देखिए किसी भी यौगिक में, जैसे मान लीजिए अगर हमने CH3CHO लिखा है तो यहाँ हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह CHO है। ये जिस कार्बन से जुड़ेगा वो अल्फा कार्बन कहलाएगा और इस अल्फा कार्बन के पास ये जो आप 3 हाइड्रोजन देख रहे हैं यही अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम कोई कीटोन लेते हैं, जैसे हमने CH3COCH3 लिया है, तो आप देखिए यहाँ पर हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह कीटोन है। ये जिन कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन हमारे अल्फा कार्बन कहलाएंगे। तो देखिए इसके बगल में ये दोनों अल्फा कार्बन हो गए और यहाँ पर जो ये 3 और 3 6 हाइड्रोजन हैं ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। अब एल्डोल संघनन में हम करते क्या हैं, एल्डोल संघनन में हम ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। जैसे मैंने बताया, या तो CH3CHO ले लीजिए, CH3CHO ले लीजिए एस्टल्डिहाइड, या CH3COCH3 ले लीजिए। अब इनकी क्रिया कैसे होती है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने ले लिया एस्टल्डिहाइड। ठीक है, अब इस एस्टल्डिहाइड की क्रिया में ये देखिए ये एस्टल्डिहाइड का पहला अणु है और उसी एस्टल्डिहाइड का दूसरा अणु। ये देखिए पहले अणु को हमने CH3CHO करके लिखा है और दूसरे अणु में से CH3 में से देखिए H को आगे कर दिया है। तो देखिए CH3CHO ये भी है। अब इसकी क्रिया में होता क्या है, होता ये है कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच का ये बॉन्ड ये ऑक्सीजन खींच लेता है। अब अगर ऑक्सीजन ने बॉन्ड खींचा है तो ये ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस और कार्बन पे कौन सा आवेश आ जाएगा, प्लस आएगा। अब यहाँ पर इस यौगिक में देखिए ये जो H है इस पर प्लस आवेश आएगा और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा होगा उस पर कौन सा आवेश आएगा, माइनस। तो यहाँ पर ये जो H है जिस पर प्लस है वो जुड़ने चला था ऑक्सीजन से और बाकी जो माइनस वाला हिस्सा है वो जुड़ने चला जाएगा कार्बन से। तो देखिए यहाँ O के पास जुड़ने आ गया है H और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा था वो यहाँ जुड़ने चला आया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो यौगिक मिला है इसको हम एल्डोल कहते हैं। क्यों एल्डोल कहते हैं, क्योंकि देखिए इसमें एल्डिहाइड समूह है, ये एल्ड कहलाएगा और OH के लिए हम लोग ऑल लगाते हैं तो ये हमारा एल्डोल हो गया। ठीक है, इसको हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के नाम से क्यों देखते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है, CHO है। अब CHO जिस कार्बन से जुड़ेगा वो अल्फा कार्बन, अल्फा के बगल वाला बीटा है, तो बीटा पर OH यानी हाइड्रोक्सी समूह है। इसका मतलब यहाँ पर बीटा पर हाइड्रोक्सी है और CHO समूह है, तो ये एल्डिहाइड मिल गया है। अगर आप कीटोन लेके यही समीकरण बनाना चाहते हैं तो देखिए क्या करना है, ये देखिए हमको करना क्या है, सेम ऊपर वाले समीकरण में जैसा हमने ऊपर वाले समीकरण में किया था इस H को हटा के आप यहाँ CH3 लगा दीजिएगा। अब ये एल्डिहाइड की जगह कीटोन हो जाएगा और देखिए यहाँ पर हमने लिखा है CH3COCH3। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भेज देना ऑक्सीजन के पास। तो देखिए जब हाइड्रोजन आएगा ऑक्सीजन से जुड़ने तो यहाँ पर OH हो जाएगा और बाकी ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये आपका चला जाएगा कार्बन से जुड़ने और यहाँ पर बन जाएगा आपका बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन
और ये एल्डोल संघनन हो जाएगा। अगला है क्रॉस एल्डोल संघनन। क्या है? तो देखिए एल्डोल संघनन में आपके दोनों अणु एक जैसे थे, ठीक है, लेकिन क्रॉस एल्डोल संघनन या मिश्रित एल्डोल संघनन क्या होता है, इसमें आप दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड ले सकते हैं या दो भिन्न भिन्न कीटोन ले सकते हैं या आप एक एल्डिहाइड और एक कीटोन भी ले सकते हैं। और जब इनके बीच आप संघनन कराएंगे तो आपको या तो असंतृप्त एल्डिहाइड मिलेगा या तो असंतृप्त कीटोन मिलेगा। इसी अभिक्रिया को हम क्रॉस एल्डोल कहते हैं। क्रॉस एल्डोल की सबसे बड़ी शर्त यह है कि आप जो दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या दो भिन्न भिन्न कीटोन या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ले रहे हैं उनमें किसी एक के पास अल्फा कार्बन का होना जरूरी है, ठीक है। तो पहले इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। यहाँ दिया है कि जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइडों को या दो भिन्न भिन्न कीटोनों को या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन को आप तनुछार की उपस्थिति में संघनन कराते हैं तो आपको असंतृप्त एल्डिहाइड मिलेगा या असंतृप्त कीटोन मिलेगा। इस प्रकार के संघनन को क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं या मिश्रित एल्डोल संघनन कहते हैं। और इस संघनन में किसी एक कार्बोनिल यौगिक यानी या तो एल्डिहाइड या कीटोन या जो भी हैं उनके पास अल्फा हाइड्रोजन अवश्य होना चाहिए। अब ये समीकरण कैसे बनेगा, चलिए देख लेते हैं। यहाँ आप देखिए हमने दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड लिया हुआ है। एक आपका लिया है C2H5CHO और एक यहाँ पर देखिए लिया है CH3CHO यानी प्रोपियोन एल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड। ये दोनों भिन्न भिन्न एल्डिहाइड हैं। जब इनकी क्रिया होगी तो क्रिया वैसे होगी जो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था। क्या हुआ था उस क्रिया में, अगर आप याद करें तो उस क्रिया में यहाँ पर यह हाइड्रोजन चला आया था इस ऑक्सीजन के पास, तो देखिए यहाँ OH बन गया। अब ये जो बचा हुआ हिस्सा ये कार्बन से जुड़ेगा, तो आप बताइए कार्बन से जुड़ने कौन आएगा, CH2। तो देखिए इस कार्बन से जुड़ने CH2 आए, देखिए यहाँ पे C है और दो हाइड्रोजन मैंने ऊपर नीचे लगा दिए, CH2 है, उसके पीछे कौन है, CHO। ये देखिए CHO भी यहाँ जुड़ गया है, ये बन गया जिसको हमने एल्डोल कहा था। जब आप इनको गर्म करेंगे, क्योंकि दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइडों या कीटोनों से बनने वाले पदार्थ बहुत अस्थायी नहीं होते हैं, और जब आप गर्म करेंगे तो गर्म करने पर देखिए यहाँ से ये H2O निकल जाएगा, ये H2O निकल गया। अब H2O के निकलने के बाद आप देखिए तो इस कार्बन के पास 3 बंध हो गए और बगल वाले कार्बन के पास भी 3 बंध हो गए। तो अपने 4 बंध को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने बीच डबल बॉन्ड का निर्माण कर लिया है। अब डबल बॉन्ड वाले यौगिकों को हम क्या कहते हैं, असंतृप्त, और यहाँ CHO है तो देखिए आपको मिल क्या गया, असंतृप्त एल्डिहाइड, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन में भी सेम प्रोसेस है। आप क्या करेंगे, इस यहाँ पर देखिए आपने बेंजल्डिहाइड लिया है और यहाँ पर आपने एक कीटोन ले लिया है। देखिए आपका रूल भी यही था कि या तो दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या तो दो भिन्न भिन्न कीटोन या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन भी ले सकते हैं। अब इस क्रिया में सेम वही प्रोसेस आपको करना है, H को भेज देना है यहाँ और बाकी चीज़ें चली जाएंगी यहाँ जुड़ने। तो देखिए यहाँ आ गया OH और ये जो आपका CH2 है इसको हमने दर्शा दिया ऐसे करके, C और एक H ऊपर और एक H नीचे करके। उसके बाद क्या CO है तो देखिए CO लिख दिया और उसके पीछे CH3 लिख दिया। अब इतना करने के बाद जब आप इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या होता है, गर्म करने पर यहाँ से जल निकलेगा। कैसे, ये देखिए आप यहाँ से इस जल को निकाल देंगे। जल निकाल देंगे तो यहाँ पर जो दोनों कार्बन हैं जिनको मैं डॉट लगा रहा हूँ इनके 3 बंध हो जाएंगे, क्योंकि चौथा बंध तो चला गया H और H2O बन के। तो ये अपने बीच चौथे बंध को पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड मिला लेंगे। अब डबल बॉन्ड मतलब ये क्या हो गया, असंतृप्त हो गए और यहाँ CO ग्रुप है यानी कीटोन हो गया है, तो आपको असंतृप्त कीटोन भी मिल जाएगा। इसी अपक्रिया को हम क्रॉस एल्डोल अपक्रिया कहते हैं। इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पे, वो दिया क्लेजन अभिक्रिया या क्लेजन स्मिट अपक्रिया। ये क्या है, क्लेजन स्मिट अपक्रिया एल्डोल संघनन का ही एक रूप है, लेकिन इसमें शर्त ये होती है कि इसमें आप एरोमेटिक एल्डिहाइड को ले करके उसको चाहे तो आप कीटोन से या एल्डिहाइड के साथ तनुछार की उपस्थिति में गर्म कर दीजिएगा, तो आपको अल्फ़ा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड मिलेगा। ये अल्फ़ा बीटा क्या होता है वो मैं बता दे रहा हूँ भी आपको। सबसे पहले देखिए हमने एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया, बेंजल्डिहाइड। देखिए दो समीकरण हैं, एक पहले वाले समीकरण में देखिए हमने एक एल्डिहाइड लिया है, जबकि दूसरे वाले समीकरण में हमने कीटोन लिया। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट में यहाँ साफ कहा है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड को या तो एलिफेटिक एल्डिहाइड से क्रिया कराइए या कीटोन से। तो देखिए हमने दोनों में एक बार एल्डिहाइड लेकर के एक बार कीटोन से क्रिया कराया है। अब इस क्रिया में क्या हुआ, देखिए यहाँ पे H2O निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये H2O यहाँ पर भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये H2O निकल जाएगा तो इनके बीच क्या हुआ था पिछली बार, अगर आप देखिए क्रॉस एल्डोल में तो डबल बॉन्ड बना था। तो इन दोनों में ये जो बचे हुए हिस्से आपके पास हैं, कौन कौन से हिस्से, पहले वाले अणु का C6H5CH और दूसरा वाला हिस्सा जो CH-CHO है, इनके बीच देखिए यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी असंतृप्त एल्डिहाइड आपको मिलेगा। यही काम यहाँ करेंगे, देखिए C6H5CH देखिए लिखा हुआ है और यहाँ पर CH-CO-CH3 जो है वो भी लिखा है और इनके बीच भी कितने बॉन्ड बन जाएंगे, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो आपको असंतृप्त कीटोन मिला है। इसी को क्लेजन स्मिट अपक्रिया कहते हैं। इसको अल्फ़ा बीटा
असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन क्यों कहा गया उसको समझ लेते हैं। ये देखिए हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह CHO है, वो जिस कार्बन से जुड़ेगा वो अल्फा और उसके बगल वाला कार्बन बीटा। तो देखिए डबल बॉन्ड जो हमारा आया है वो अल्फा बीटा के बीच में आया है, यानी असंतृप्तता किसके बीच आई है, अल्फा और बीटा के बीच में, इसीलिए इसको अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड कहते हैं। और दूसरी क्रिया में देखिए तो हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह कीटोन है, उसके बगल वाला कार्बन अल्फा और उसके बगल वाला बीटा, तो यहाँ अल्फा बीटा के बीच असंतृप्तता है तो आपको असंतृप्त मिलेगा और यहाँ पर कीटोन भी मिल सकता है। ठीक है, आते हैं अगले रिएक्शन पे। यहाँ दिया कैनिजारोव क्रिया। कैनिजारोव क्रिया को अलग अलग अनसॉल्व में भी बताया गया है। आप जानिए कैनिजारोव क्रिया में हम ऐसे एल्डिहाइड को लेते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अब वो एल्डिहाइड कौन है पहले उनको समझ लेते हैं। जैसे आप अगर फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, अब आप यहाँ पर देखिए हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह CHO है, लेकिन ये किसी कार्बन से जुड़ा नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कोई अल्फा कार्बन नहीं है, तो इस हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं मान सकते हैं। या अगर हम बात करते हैं बेंजल्डिहाइड की, आप यहाँ देखिए बेंजल्डिहाइड, अब आप यहाँ पर बेंजल्डिहाइड की जब संरचना बनाएंगे, ये देखिए हमने बेंजल्डिहाइड बना दिया। अब हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह CHO है, वो इस कार्बन से, यहाँ रहने वाले कार्बन से जुड़ेगा, तो यानी इसका मतलब है कि ये कार्बन हमारा अल्फा कार्बन होगा। लेकिन देखिए इस अल्फा कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों? आप देखिए इसका एक बंध ये है, एक बंध ये है, एक बंध ये और एक बंध ये, इसके चारों बंध पूरे हैं। इसका मतलब इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, उस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और कैनिजारोव क्रिया की सबसे बड़ी शर्त होती है कि आपके पास अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो आप कैनिजारोव क्रिया में भाग ले सकते हैं। अब बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन तो है, लेकिन इस अल्फा कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी कैनिजारोव क्रिया में भाग लेगा। कैनिजारोव क्रिया में होता क्या है आप ये जानिए। इसमें आप उन एल्डिहाइडों को जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उनके 2 अणु लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया है, तो आपको इसके 2 अणु लेने हैं और दोनों को सांद्र NaOH यानी कंसनट्रेटेड NaOH के साथ क्या करना रहता है, रिएक्शन करना रहता है। इसमें होता यह है कि एल्डिहाइड के एक अणु का जो होता है अपचयन हो जाता है, यानी एल्डिहाइड का एक अणु जो होगा उसका अपचयन होगा। तो याद रखिएगा अपचयन करते समय आप CHO की जगह पर लिख दीजिएगा CH2OH। ध्यान दीजिएगा, यही इसका ट्रिक है। पीछे यश था तो मैं यहाँ यश लगा दूंगा, चलिए। और यहाँ पर जब दूसरे अणु का आप ऑक्सीकरण करेंगे तो आप अम्ल का लवण बनाएंगे। अम्ल का लवण का सूत्र क्या होता है, आप लिख दीजिएगा COONA और पीछे जो एच है वो मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो आपको यहाँ पर देखिए एक अणु का ऑप्शन हुआ एल्कोहल में और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण हो गया अम्ल के लवण में। तरीका इसका बहुत आसान है। आपको पहले वाले पदार्थ जिसका आपने अपचयन किया है उसके CHO की जगह पे आप CH2OH लिख दीजिएगा और दूसरे CHO की जगह पे जब ऑक्सीकरण करेंगे तो वहाँ COONA लिख देंगे। तो देखिए पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं। यहाँ लिखा है कि जब कोई अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड सांद्र NaOH से क्रिया करता है तो उसके एक अणु का अपचयन हो जाता है एल्कोहल में और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण हो जाता है संगत वसीय अम्ल के लवण में। इसी अपक्रिया को कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए 2 समीकरण भी बताया है, तो मैंने अभी आपको ये वाला समीकरण बताया था। HCHO के जब आपने 2 अणु लिया था तो पहले अणु का हमने जब क्या किया था, अपचयन किया था, तो मैंने बताया था इस CHO की जगह पे CH2H लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर H लिखा हुआ, हमने H लिखा और उसके बाद हम लगा देंगे CH2OH। आप इसको अगर मिला के पढ़ें तो देखिए ये CH3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यही CH3OH लिखा हुआ है और जब मैं इसके दूसरे अणु का ऑक्सीकरण करूँगा तो इस CHO की जगह पर क्या लगा दूंगा, COONA और देखिए यहाँ पर H था तो पीछे H लगा दूंगा। देखिए यहाँ पर HCOONA यानी सोडियम फॉर्मेट बना हुआ है। दूसरे समीकरण में देखिए यहाँ पर आपने बेंजल्डिहाइड के 2 अणु लिए हैं, तो पहली बार जब आप अपचयन करेंगे तो CHO की जगह पर CH2OH देखिए लगा है और दूसरी बार जब आप ऑक्सीकरण करेंगे तो CHO की जगह पर क्या लगा देंगे, COONA। ठीक है, अब ये कैनिजारो क्रिया है। एक आती है क्रॉस कैनिजारो क्रिया भी। क्रॉस कैनिजारो क्रिया में क्या चीज़ होता है कि कैनिजारो क्रिया में अगर आप ध्यान दीजिए तो हमने एक ही एल्डिहाइड के 2 अणु लिए थे, है ना, यानी जो दोनों अणु थे वो समान एल्डिहाइड के थे। लेकिन क्रॉस कैनिजारो में आप ऐसे 2 एल्डिहाइड लेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं होगा लेकिन वो भिन्न भिन्न एल्डिहाइडों के होंगे। अब इसका ट्रिक क्या है, इसमें होता क्या है, इसमें भी एक अणु का अपचयन होगा एल्कोहल में और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण होगा किसमें, अम्ल के लवण में। लेकिन किसका अपचयन होना है या किसका ऑक्सीकरण, तो याद रखिएगा जो आपका कम सक्रिय एल्डिहाइड होता है उसी का अपचयन होता है और जो आपका अधिक सक्रिय एल्डिहाइड होगा उसका ऑक्सीकरण होगा। अब आप कैसे पहचानेंगे, तो किसी भी अपक्रिया में जब आपको 2 भिन्न भिन्न एल्डिहाइड मिलेंगे तो जो अणु छोटा होगा वो सक्रिय माना जाता है, यानी उसी का आपको ऑक्सीकरण करना है। तो चलिए समीकरण के जरिए आपको बता देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर हमने बेंजल्डिहाइड भी लिया और फॉर्मल्डिहाइड भी लिया है।
सांद्र NaOH के साथ जब क्रिया कराएंगे तो इसमें अपचयन किसका होना, जो अणु बड़ा होगा, यानी बेंजल्डिहाइड देखिए यहाँ बड़ा दिखाई दे रहा है तो इसका अपचयन करना है। अपचयन करते समय CHO को हटा के मैंने क्या बताया था, CH2OH लिखना है। तो देखिए यहाँ पर CHO की जगह पर क्या लिख दिया गया, CH2OH, यानी इसका अपचयन हो गया है। और यह जो छोटा अणु है यानी HCHO है, इसका ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण में मैंने बताया था कि आपको ये CHO हटा करके लगा देना COON ने। तो देखिए यहाँ पर H के बाद जो CHO था उसकी जगह पर COON आ गया। इसी तरीके से अगर हम दूसरा अणु लेते हैं, यहाँ पर देखिए दो और भिन्न भिन्न आपने एल्डिहाइड लिए हैं, तो फिर देखिए ये जो बड़ा अणु है ये आपका कम सक्रिय हो जाएगा, तो इसका अपचयन होगा। और इसके देखिए CHO की जगह पर आप लगा देंगे CH2OH, और जो छोटा अणु है यानी फॉर्मल्डिहाइड है उसके CHO की जगह पर आप क्या लगा देंगे, COON ने। ठीक है, यही अपक्रिया हमारी क्रॉस कैनिजारो क्रिया कहलाती है। अब अगला आता है टिशेनको अपक्रिया। टिशेनको अपक्रिया कहीं ना कहीं ये कैनिजारो का ही बदला हुआ रूप है, लेकिन यह क्रिया सांद्र NaOH की उपस्थिति में नहीं कराई जाती है। इसके लिए हम एल्युमिनियम एथॉक्साइड लेते हैं। एल्युमिनियम एथॉक्साइड का पहले सूत्र जान लीजिए। एल्युमिनियम एथॉक्साइड का सूत्र होता है AlOC2H5 का होल थ्राइस। अच्छा, इस क्रिया में होता क्या है, इस क्रिया में आप कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें आपको करना क्या है, किसी भी एल्डिहाइड के दो अणु लीजिएगा। तो चलिए हम दोनों अणुओं को यहाँ अलग अलग लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आप क्या करते हैं, जब वही एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे ना, तो इसके एक अणु का अपचयन होगा। अभी मैंने बताया था कि अपचयन करने पर क्या होता है, यहाँ बनता है एल्कोहल, यानी क्या बनेगा, CHO की जगह पर क्या लिख देंगे, RCH2H लिख देंगे, प्लस दूसरे अणु का यहाँ पर ऑक्सीकरण अम्ल के लवण में ना होकर के अम्ल में होता है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, क्योंकि पिछली बार आपने वहाँ क्षार लिया था, तो जैसे ही मान लेते हैं वहाँ अम्ल का आप एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे, अम्ल बनेगा, तो ये क्षार उससे क्रिया करके लवण बना लेगा, इसीलिए हमको अम्ल का लवण मिला था। लेकिन इस बार हमने एल्युमिनियम एथॉक्साइड लिया है, कोई क्षार नहीं लिया है, तो इस बार एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किस में होगा, अम्ल में। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले जब हमने RCHO के दो अणु लिए हैं, तो एक अणु का अपचयन हुआ एल्कोहल में और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ठीक है, अब जब ये दोनों मिल जाएंगे तो उसके बाद आप ये समझिए कि आपको मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड, जो मैंने यहाँ लिख दिया है। और इस RCH2H को मैं उल्टा करके ऐसे समझा दे रहा हूँ, RCH2 और यहाँ पर OH करके। अब जब इन दोनों की क्रिया होगी तो इन दोनों की क्रिया में यहाँ पर देखिए यहाँ से ये इतनी चीज़ें निकल जाएगी, यानी H2O निकल जाएगा। अब अगर H2O निकल गया तो क्या होगा, H2O के निकलने के बाद आपके पास क्या बचेगा, RCO। देखिए यहाँ पर RCO लिख दिया गया है। फिर यहाँ बचेगा OCH2R, OCH2R, यानी मिल जाएगा एस्टर। इसी अपक्रिया को टिशेनको अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया में जितने भी एल्डिहाइड होते हैं, अगर आप उनको एल्युमिनियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करेंगे ना, तो सबसे पहले आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा, और ये दोनों आपस में फिर से क्रिया करके COO यानी क्या बना देंगे, एस्टर बना देंगे। इसी अपक्रिया को हम टिशेनको अपक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अगला दिया है गाटरमान कोश एल्डिहाइड संश्लेषण क्या है। तो समझिए गाटरमान कोश एल्डिहाइड संश्लेषण किसको कहते हैं। इसके लिए आप सीधे समीकरण को ही समझ लीजिए। इसमें हम क्या करते हैं, बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हमारा नॉर्मली निष्क्रिय ऑक्साइड होता है, इसको सक्रिय करने के लिए इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिला देते हैं। और जब गैस मिलाएंगे और इनको एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में प्रवाहित करेंगे, तो देखिए बेंजीन पर यहाँ जो H छिपा है ना, CO हाइड्रोजन क्लोराइड पा करके सक्रिय हो जाता है और वो इसी H के साथ जुड़ करके CHO बना लेते हैं। देखिए CO और H मिलकर CHO बना लेंगे और HCl क्रिया खत्म होने के बाद यहाँ निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो देखिए स्टेटमेंट में भी लिखा है कि एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के मिश्रण को बेंजीन में प्रवाहित करते हैं तो हमको बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी अपक्रिया को गाटरमान कोश एल्डिहाइड संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, आते हैं अगला रिएक्शन दिया है बेंजाइन संघनन क्या है। तो देखिए बेंजाइन संघनन के लिए आपको क्या करना है, बेंजल्डिहाइड लीजिएगा। बेंजल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, C6H5CHO है। ठीक है, अब बेंजल्डिहाइड लेने के बाद आपको उसको एल्कोहलीय पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में केवल संघनन करा देना है। तो देखिए ये बेंजल्डिहाइड का पहला अणु है और दूसरे अणु में हमने CHO को आगे लिख दिया। देखिए CHO और C6H5 को पीछे लिख दिया। अब इस क्रिया में होता क्या है, इस क्रिया में होता ये कि जब ऑक्सीजन ये बॉन्ड खींचेगा तो इस पर आएगा माइनस आवेश और कार्बन पे कौन सा आवेश आएगा, प्लस। और यहाँ देखिए इस कार्बन हाइड्रोजन में जब कार्बन ये बॉन्ड खींचेगा, क्योंकि कार्बन अधिक हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है हाइड्रोजन से, तो यहाँ हाइड्रोजन पे आएगा प्लस और कार्बन पे क्या आएगा, माइनस। अब आपको करना केवल इतना है कि इस यहाँ हाइड्रोजन पे आएगा प्लस। अब यहाँ पे आपको करना केवल क्या है, करना ये है कि जो प्लस वाला हिस्सा है उसको भेज देना माइनस की तरफ, यानी ये प्लस जो है
आपका चला जाएगा अगर माइनस की तरफ तो O चला गया H की तरफ और बाकी हिस्सा जुड़ जाएगा कार्बन से। तो देखिए यहाँ पे O के पास क्या आ गया H और बाकी जो ये हिस्सा था CO6H5 ये देखिए आकर के जुड़ गया है कार्बन से और यहाँ बेंजाइन का निर्माण हुआ है, इसीलिए इस संघनन को हम बेंजाइन संघनन कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं अगला दिया परकिन अपक्रिया क्या है। तो देखिए परकिन अपक्रिया में आपको स्टेटमेंट के जरिए भी बताएंगे और इस अपक्रिया को डिटेल भी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। इसमें हम करते क्या है, ये देखिए हमने बेंजल्डिहाइड लिया है, ठीक है, और बेंजल्डिहाइड को हम किससे क्रिया कराएंगे, सोडियम एसीटेट जिसका फार्मूला CH3COON है उसकी उपस्थिति में हम क्रिया किससे करा रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से देखिए क्रिया करा रहे हैं, तो बनने लगता है सिनेमिक अम्ल बनने लगता है और इसी अपक्रिया को हम परकिन अपक्रिया कहते हैं। स्टेटमेंट में लिखा भी है कि बेंजल्डिहाइड को सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराने पे सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है, इसी अपक्रिया को हम परकिन अपक्रिया कहते हैं। लेकिन इसमें समझना ये होता है कि आखिर ये अपक्रिया हुई तो हुई कैसे, चलिए इसको समझाते हैं। तो ये अपक्रिया दो पदों में होती है, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले कैसे, देखिए आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि ये देखिए जो बेंजल्डिहाइड ऐसे था इसका हमने देखिए बेंजल्डिहाइड की संरचना बना दिया है और ये जो CH3 था इसको देखिए हमने ऐसे लिख दिया है H2CH करके, CH3 है, फिर देखिए वहाँ CO था हमने यहाँ CO लगाया है, वहाँ O था हमने यहाँ O लगाया है और नीचे CH3CO था तो हमने भी नीचे CH3CO लिखा है। अब इस क्रिया में होता ये है कि यहाँ पर जो ये O है वो इस H2 से रिएक्शन करके H2O बना लेता है, तो देखिए H2O बन गया। अब H2O बनने के बाद आप बताइए ऊपर क्या बच गया, CH, तो देखिए हमने यहाँ लिख दिया CH, फिर देखिए डबल बॉन्ड है, हमने यहाँ डबल बॉन्ड लगाया है और यहाँ बच गया है देखिए CH, देखिए CH लिखा है, फिर CO है तो देखिए हमने CO लिखा है, फिर O है तो O को भी लिखा है, फिर CO है तो CO भी लिखा है और लास्ट में CH3 है, देखिए हमने CH3 को लिखा है। ठीक है, ये हो गया पहला पद। दूसरे पद में आपको क्या करना है, ये जो चीज़ बनी हुई थी ना ये, इसको हूबहू देखिए हमने यहाँ ऐसे ही लिख दिया है और इस H2O को हमने H और OH करके लिख दिया। ठीक है, अब इस क्रिया में होगा क्या, इस क्रिया में होना केवल ये है कि यहाँ पर आपको केवल यहाँ से ये इतनी चीज़ें निकाल के अलग कर देनी। कौन सी चीज़ें, ये देखिए यहाँ पर जो ये CH3COO है वो यहाँ से ये H लेके चला जाएगा और बना लेगा CH3COOH और ये जो OH है वो ला करके इस CO पे जोड़ देंगे तो देखिए CO के पास जब OH चला गया तो बन गया हमारा क्या, सिनेमिक अम्ल। अब अगर इन दोनों समीकरण में देखिए तो क्या क्या कैंसिल हो गया, देखिए तीर के बाईं तरफ ये और तीर के दाईं तरफ ये था और तीर के बाईं तरफ भी ये कट जाएगा, ये H2O है और ये भी H2O कट जाएगा, तो फाइनल समीकरण में क्या बचा, बेंजल्डिहाइड बचा है। ठीक है, तो फाइनल समीकरण में अगर आप ध्यान दीजिए तो हमारे पास बचा क्या है, देखिए ये तो कैंसिल हो चुका था, इसके बाद बचा क्या, बेंजल्डिहाइड वो लिख दिया गया है, एसिटिक एनहाइड्राइड वो लिख दिया गया है, किसकी उपस्थिति है वो लिखा गया है, सिनेमिक अम्ल मिला है वो लिखा गया है और एसिटिक अम्ल मिला है ये लिखा गया है। यही अपक्रिया हमारी परकिन अपक्रिया होती है। ठीक है, आते हैं अगली अपक्रिया पे, वो है स्मिट अपक्रिया। स्मिट अपक्रिया क्या होती है, इसके लिए आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिएगा, जैसे हमने कॉमन कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला लिख दिया RCOOH, इसको आपको हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराना है। हाइड्रोजोइक अम्ल का वैसे तो सूत्र होता है N3H करके, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसको N2 और NH करके लिख दिया है। यह क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में आप कराएंगे। इस क्रिया में होता क्या है, ये देखिए अगर यहाँ पर हम याद रखिएगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को लिखें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो इसकी क्रिया जब कराते हैं क्या होगा, आपको कल यहाँ से दो गैसें निकालनी, एक तो CO2 और दूसरा यहाँ से N2। अगर हम ये दो चीज़ें निकाल दें, यानी हमने CO2 निकाल दिया और साथ ही साथ N2 निकाल दिया, तो देखिए मेरे पास अब बचा क्या, मेरे पास बचा है केवल क्या बचा है, R बचा है। ठीक है, और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर NH बचा और यहाँ पर H बचा है, NH और H मिलके क्या हो जाएंगे, NH2 हो जाएंगे, यानी हमको प्राथमिक अमीन मिल जाएगा और इसी अपक्रिया को हम स्मिट अपक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर समीकरण में भी इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि यहाँ पर अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो प्राथमिक अमीन प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे हाइड्रोजोइक एसिड को N2NH करके तोड़ दिया है। ये देखिए CO2 निकलता भी दिखाया है और ये N2 भी निकलता दिखाया है और ये NH को ले जाकर इस H में जोड़ करके लिख देंगे NH2 करके। अब आप R की जगह पे CH3 रख दीजिए, या अगर आप चाहें तो एरोमेटिक का भी एरिल समूह C6H5 भी रख सकते हैं और आपको यहाँ पर प्राथमिक अमीन प्राप्त हो जाएगा। अब आते हैं अगली अपक्रिया पे, वो हमारा है HVZ अपक्रिया, जिसको हम हेल-वोलार्ड-जेनेस्की अपक्रिया भी कहते हैं। ये अपक्रिया क्या है, तो देखिए इसके लिए आप ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल को लेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा। अब अल्फा हाइड्रोजन कैसे पहचानते हैं वो आपको बताया ही गया है, फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए हमने जो कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया है वो COOH है।
अब ये जिस कार्बन से जुड़ेगा वो अल्फ़ा कार्बन है, और देखिए अल्फ़ा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाएगा। इसमें आपको करना क्या होता है, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है उनको आप हैलोजन से क्रिया कराएंगे लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। अब होता क्या है, आप यहाँ पर इसको ये देखिए कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ लिख दिया R, यहाँ पर लिख दिया CH2 COOH, ठीक है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। जब ये हैलोजन क्रिया करने के लिए आएगा, हैलोजन मतलब 2H2 है, तो यहाँ पर एक H एक X से क्रिया करके अलग हो जाएगा, HX हमारा अलग हो जाएगा, देखिए अलग हुआ है, और ये X जा करके इसी कार्बन से जुड़ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपको X जुड़ा हुआ मिलेगा। अब COOH जिस कार्बन से जुड़ा था वही अल्फ़ा कार्बन था, अल्फ़ा कार्बन पर चूंकि हैलोजन जुड़ गया है तो इस उत्पाद का नाम क्या होगा, अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसी अपक्रिया को हेल वोलार्ड जेलिंस्की अपक्रिया भी कहते हैं। और यहाँ स्टेटमेंट भी इसी चीज़ का जिक्र किया गया है कि जब अल्फ़ा हाइड्रोजन युक्त वसी अम्ल को लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं तो आपको अल्फ़ा क्लोरो या अल्फ़ा ब्रोमो, क्योंकि अल्फ़ा पर ही हैलोजन लगा है तो अल्फ़ा क्लोरो या अगर ब्रोमीन लगाएंगे तो अल्फ़ा ब्रोमो व्युत्पन्न अम्ल प्राप्त होगा। इसी अपक्रिया को हेल वोलार्ड जेलिंस्की अपक्रिया भी कहते हैं। और आप आर की जगह पे क्या क्या रख सकते हैं, आर की जगह पे आप कोई भी एल्किल ग्रुप रख दीजिए, और ये हैलोजन की जगह पे क्या रख सकते हैं, वो Cl और Br होता है। तो उम्मीद करते हैं आज आपको जो नेमिंग रिएक्शन 15 बताए गए हैं वो आपको समझ में आ गए हैं। इन नेमिंग रिएक्शन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बोर्ड रिएक्शन में इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपसे नए वीडियो में मिलते हैं बचे हुए नेमिंग रिएक्शन के साथ। तब तक आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए।